नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। वेलकम 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 टू दिस सेशन। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस। कैसे हो मेरे दोस्त? क्या मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? बताओ बताओ बताओ, क्या चाहिए? क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? क्या मैं आपको सुनाई दे रहा हूं? तो अगर मैं आपको दिखाई सुनाई दे रहा हूं, इसका मतलब क्या है? अगर मैं आपको दिखाई सुनाई दे रहा हूं, इसका मतलब यह है कि हमारी क्लासेस चालू हो चुकी है। वेलकम 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 टू दी सेशन। क्या हालचाल दोस्तों? स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। जो हमारा चैप्टर था उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो कल हमने जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट कर दिया था, इटली को यूनिफाई कर दिया था। आज बारी है ब्रिटेन की। तो इन क्या बोल सकते हैं ना, जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ते हैं और ब्रिटेन को आज यूनिफाई करवाते हैं। तो वेलकम टू दी सेशन। ब्रिटेन के यूनिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ा जाए। वेलकम टू दी सेशन। ब्रिटेन के यूनिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ा जाए। यस, अरे चिल करो, बढ़िया मजा आएगा चैप्टर में आगे। अभी तक तुमने देखा ना कैसे इटली का यूनिफिकेशन हुआ, कैसे ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ। बस चलो, बाल कटवा लो प्लीज। ओए, बाल बाल पे नहीं आएगा मेरे। अच्छे नहीं लग रहे क्या तुम्हें? पूरी गर्मी मैंने सहा है बढ़ाने के लिए। मतलब क्या होता है ना, बारिश और ठंड में डैंड्रफ होता है, तो इसीलिए मैंने पूरी गर्मी सहा है कि मैं बढ़ा पाऊं उन्हें। कैसी बात करते हो यार, रिवाइज करवा रहा हूं। तो देखो, रिवीजन का कॉन्सेप्ट अपना सिंपल है। रिवीजन का कॉन्सेप्ट अपना सिंपल है। हाँ, यहां पे आ जाओ। तो हमने चैप्टर की स्टोरी लाइन में अभी पोल करवा लेंगे, चिंता ना करो, अभी पोल करवा लेंगे। तुम पहले लेकिन इधर ध्यान दो, ठीक है? कि कटवा लो ना कटवा, मेरे बाल पड़ा रहेगा तो नंबर कट जाएगा मेरे बाल के चक्कर में तेरे। बाल कटवा लो कर रहा है। तो स्टोरी लाइन क्या है? अपन ने जैसे चैप्टर शुरू किया था तो फ्रेडरिक सूरियो की पेंटिंग के साथ में, फिर अपन ने फ्रेंच रेवोल्यूशन देखा कि कैसे आइडिया ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था उसमें पहली बार लोगों के हाथ में पावर आई थी। ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस स्लाइड से हमें बार बार पढ़ना होगा, रिवाइज करना होगा चीजें, ठीक है? तो फिर उसके बाद में जब वो फ्रेंच रेवोल्यूशनरी आइडियाज जो पूरे यूरोप में फैले, तो रेवोल्यूशनरीज अराउंड द यूरोप जो है, तो उन रेवोल्यूशनरी आइडियाज को ले जाके कहाँ ले जाने लगे कि वो रेवोल्यूशनरीज अराउंड द यूरोप उन आइडियाज को ले जाने लगे। नेपोलियन आर्मी के अंडर में वो लोग पहुंच गए फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज लेके। नेपोलियन ने सिविल कोड ले आया। नेपोलियन कोड को लोगों ने लेकिन जो शुरुआत में वेलकम किया था, बाद में अपोज भी किया। तो फॉल ऑफ नेपोलियन। अब जब नेपोलियन हारा तो नेपोलियन को हराने के बाद में पावर में कौन आया? कहानी में क्या चल रहा था? 1815 में फिर से कंजर्वेटिव्स पावर में आ गए। अब 1815 से 1830 तक तो उनका चलता रहा दुकानदारी सही साठ। फिर क्या है 1830 के बाद में, जैसे अगर आप देखोगे तो एज ऑफ रेवोल्यूशन वाला जो पार्ट है, इसमें क्या होता है 1830 से जो कंजर्वेटिव्स पावर में आए थे, तो वो कंजर्वेटिव्स एक एक करके गिरना शुरू होते हैं। तो फ्रांस से शुरू होती है, बेल्जियम में कहानी पहुंचती है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा होता है, सिलिशिया की कहानी देखते हैं अपन। फिर वापस फ्रांस में आप देखोगे तो फ्रांस जो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई थी 1830 में, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की खत्म होकर अब क्या बन जाती है फ्रांस में? आपको देखने को मिलता है कि फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की खत्म होकर रिपब्लिक बन जाता है फ्रांस।
सिमिलरली सिलिशिया में कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट में वीवर्स रिवॉल्ट करते हैं। जर्मनी में आप देखोगे तो लिबरल मिडिल क्लास के लोग रिवॉल्ट करते हैं। तो सब रिवॉल्ट कर रहे थे, ठीक है, सब रिवॉल्ट कर रहे थे। फिर क्या होता है, फिर आप जैसे देखोगे तो ये पूरी स्टोरी लाइन यहां तक पढ़ ली थी। अब इस पूरी स्टोरी लाइन में आपको बीच बीच में आइडियाज देखने को मिले कि फ्रांस में जैसे आपको देखने को मिला कि यूरोप में आपको देखने को मिलता है कि नेशनलिज्म कैसे स्प्रेड हुआ। तो वहां की सोसाइटी समझना था तो एरिस्टोक्रेट थे, वहां मिडिल क्लास थे। मिडिल क्लास की आइडियोलॉजी थी लिबरलिज्म। पॉलिटिकल मायने में लिबरलिज्म का मतलब क्या होता था और इकोनॉमिक मायने में लिबरलिज्म का मतलब क्या होता था, ये दोनों चीजें पढ़ी। फिर उसके बाद में कंजर्वेटिज्म और रेवोल्यूशनरीज की अगर बात करें तो लिबरलिज्म, इस लिबरल आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में जब कंजर्वेटिव्स पावर में आते तो उनकी आइडियोलॉजी चलती कंजर्वेटिज्म, ठीक है। कंजर्वेटिज्म के बाद में फिर क्या होता है, रेवोल्यूशनरीज वापस से पावर में जाते हैं। कंजर्वेटिव्स को हटाने के लिए रेवोल्यूशनरीज जो है तो इमर्ज होते हैं। रेवोल्यूशनरीज कौन थे, जो लड़ने के लिए तैयार थे इंडिपेंडेंस के लिए। रेवोल्यूशनरीज के अलावा एक आइडियोलॉजी वाले लोग थे रोमांटिसिस्ट। रोमांटिसिज्म आइडियोलॉजी क्या कहती है कि आपको वॉर, एग्रेशन, साइंस, इस पे फोकस नहीं करना है, आपको इमोशंस, इंट्यूशंस, फीलिंग्स, इन पे फोकस करना है टू मेक नेशंस, ठीक है। अब ये आइडियोलॉजीज चल रही है। अब कहानी और आगे बढ़ती है स्टोरी लाइन में, क्या आगे बढ़ती है, तो जैसे अगर आप देखोगे कहानी और आगे बढ़ती है, फिर यूनिफिकेशन शुरू होते हैं कंट्रीज के। कौन कौन सी कंट्रीज के, तो यूनिफिकेशन शुरू होते हैं, यूनिफिकेशन ऑफ नेशंस। अब ये जो यूनिफिकेशन चालू होते हैं नेशंस के, इसमें विशेष चीज क्या थी, यूनिफाई किसने करवाया था, बताना जरा। यूनिफिकेशन ऑफ नेशन जो हम टॉपिक पढ़ेंगे आगे, तो इसमें विशेष चीज क्या थी, यूनिफिकेशन किसने करवाया था, बताओ। अब जो यूनिफिकेशन चालू होंगे तो इस यूनिफिकेशन में विशेष चीज क्या थी, यूनिफिकेशन किसने करवाए थे, बताओ। अब जो यूनिफिकेशन चालू होंगे तो इन यूनिफिकेशन को किसने करवाया था, व्हाट डू गाइस से। अब जो यूनिफिकेशन चालू होंगे तो यूनिफिकेशन किसने करवाया था, बताओ। कंजर्वेटिव्स ने, वेरी गुड, ठीक है। मतलब जर्मनी में आप देखते हैं तो जर्मन एम्परर जो थे उन्होंने करवाया, ठीक है। तो यूनिफिकेशन किस किस का हुआ, तो दिस यूनिफिकेशन वाज टेकन अप बाय द स्टेट पावर, मतलब कंजर्वेटिव्स के द्वारा यूनिफिकेशन करवाया, कंजर्वेटिव्स ने यूनिफिकेशन करवाया। तो यूनिफिकेशन ऑफ, सबसे पहले अपन देखते हैं, पहले इटली का यूनिफिकेशन होता है। इटली के राजा को 1861 में तिलक लगा के बोल दिया था, ले बेटा राजा बन जा। जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है फिर, है ना। जर्मनी 1871 में, जर्मनी का राजा कौन बनता है बताओ, हॉल ऑफ मतलब विंटर पैलेस, हॉल ऑफ मिरर जो है, तो वहां पे आपको देखने को मिलता है वर्सेल्स में किसको राज तिलक किया जाता है, नाम बताओ। इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, ब्रिटेन का यूनिफिकेशन आज पढ़ेंगे अपन। केसर विलियम वन, वेरी गुड, केसर विलियम वन, केसर था बाबू, केसर विलियम वन, केसर विलियम वन। ठीक है, केसर विलियम वन, समझ गए ना। वेरी गुड। अरे मेरे लाल, केसर विलियम वन को जर्मनी का एम्परर बनाया जाता है और यहां पे विक्टर इमैनुअल टू था इटली में। अब ये सारे यूनिफिकेशंस अपन पढ़ चुके हैं, सारे यूनिफिकेशंस अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे आज किसकी कहानी पढ़ेंगे, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन वाली, ठीक है। स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन पढ़ेंगे अपन। तो द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के केस को स्ट्रेंज क्यों कहा जा रहा है पता है, क्योंकि ब्रिटेन में कहानी थोड़ी अलग थी। यहाँ मारपीट खून खराबे की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ मारपीट खून खराबे के बिना ही देश देश बन गए थे। कैसे, तो यहाँ मारपीट खून खराबे के बिना देश देश कैसे बन गए थे वो बताता हूं मैं आपको। तो ब्रिटेन में ना पावर शिफ्ट बहुत ग्रेजुअली हुई, ब्रिटेन में पावर शिफ्ट बहुत ग्रेजुअली हुई। तो द मॉडल ऑफ नेशन और द नेशन स्टेट, सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड, इस ग्रेट ब्रिटेन, द मॉडल ऑफ नेशन और नेशन स्टेट, सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड, इस ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट, ब्रिटेन में जो नेशन स्टेट बना है ना, तो इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट was not the result of sudden upheaval। मतलब क्या है कि जैसे जर्मनी में रिवॉल्ट हुआ, विक्टर इमैनुअल, ऑटो वन बिस्मार्क ने लड़ाई लड़ना पड़ी, इटली में
विक्टर इमैनुअल II को लड़ाई लड़ना पड़ी थी, ये सारा सब कुछ हुआ था ना। तो वैसा कोई सडन अपहीवल, जैसे फ्रांस में रेवोल्यूशन आया था, तो ऐसे सडन अपहीवल या रेवोल्यूशन के कारण ब्रिटेन नहीं बना। ब्रिटेन में जो ग्रेट ब्रिटेन बना है, तो इट वॉज, ग्रेट ब्रिटेन की साथ कहानी क्या है कि इट वॉज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। लंबे समय तक धीरे 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 करके देश बना है उनका, ठीक है। तो कोई सडन चेंज नहीं था, समझ गए मेरी बात। ब्रिटेन के केस में स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वहां पे कोई सडन चेंज नहीं था, वो स्लोली ग्रेजुअली लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस के थ्रू बना है कंट्री, समझे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? एक लाइन में समझ में आया? पोल आएंगे ना, पोल जब दूंगा। क्लियर हुआ? अपहीवल मतलब कि कोई उठा पटक नहीं हुई है वहां, स्लोली ग्रेजुअली ब्रिटेन बना है। जैसे फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ था, तो वैसे कोई सडन चेंजेस सडन रेवोल्यूशन के कारण नहीं आया, ठीक है, समझ गए ना। कोलोनाइजेशन का कोई असर था क्या? कोलोनाइजेशन का आगे पढ़ेंगे ना सर, कोलोनाइजेशन का अपन आगे पढ़ेंगे। पोल हैक्ड, अबे पोल मेरे पास तो आया ही नहीं, कहां आया पोल? कैसे बच्चे हो यार तुम, आ जाओ। तो देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू दी 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी के पहले, 18वीं शताब्दी के पहले कोई ब्रिटेन जैसी कंट्री नहीं थी, मतलब देयर वाज नथिंग लाइक ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन जैसा कुछ नहीं था, समझ में आया। तो देयर वाज नो ब्रिटेन, देयर वाज नो ब्रिटेन, या फिर देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू दी 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के पहले कोई ब्रिटिश जैसा नेशन ही नहीं था। द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइल्स, आइल्स मतलब क्या होता है, ठीक है, ब्रिटिश आइसल्स जिसे कहा जाएगा, ठीक है। तो वो प्राइमरी आइडेंटिटी, जो लोग रह रहे थे वहां पे, उनकी प्राइमरी आइडेंटिटी क्या थी, वो एथनिक आइडेंटिटीज थी, जैसे इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और आयरिश, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब आप क्या कह सकते हो ना कि ट्राइबल कम्युनिटीज थी। ब्रिटेन नहीं बना था उसके पहले, क्या था, बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज रहती थी, जैसे इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट, आयरिश, ये सारी ट्राइबल कम्युनिटीज थी। मतलब आयरलैंड में जो लोग रहते आयरिश कम्युनिटी होगी, स्कॉटलैंड में जो लोग रहते थे स्कॉट्स कहा जाने लगा, ठीक है। वेल्स करके जो जगह है ग्रेट ब्रिटेन में, वहां पे वेल्श जो लोग रहते थे उनको वेल्श कहा गया, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप हैड देयर ओन कल्चर, देयर ओन पॉलिटिकल ट्रेडिशंस। तो सब ये आदिवासियों के कबीले थे एक तरह से, इनके अपने अपने कल्चर थे, अपने अपने पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे। लेकिन अब इन सारे ग्रुप में ऐसा होता ना कि एक पिताजी के 4 बेटे, लेकिन एक बेटा आगे बढ़ गया। तो वही यहां पे भी हुआ कि ये जो अलग अलग ब्रिटिश आइसल्स पे, मतलब ब्रिटेन के आसपास जो आज ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है, वो जो आइलैंड है, ठीक है, वो जो आइलैंड है, तो उन आइलैंड में ये अलग अलग एथनिक ग्रुप्स रहते थे। अब इनमें से लेकिन एक एथनिक ग्रुप, बट एज द इंग्लिश नेशन स्टेडीली ग्रू इन वेल्थ, लेकिन जैसे जैसे इंग्लिश नेशन जो है वो धीरे धीरे उसकी वेल्थ बढ़ती चलेगी ना, तो एज द इंग्लिश नेशन स्टेडीली ग्रू इन वेल्थ, तो जैसे जैसे इंग्लिश नेशन की वेल्थ बढ़ी, इंग्लिश नेशन मतलब क्या है, इंग्लैंड के लोगों की जैसे जैसे वेल्थ बढ़ी, फाइन, तो वेल्थ बढ़ती है, इंपॉर्टेंस बढ़ती है, पावर बढ़ती है, इट वाज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशंस ऑफ द आइलैंड, ठीक है। तो जब उसका पैसा बढ़ा, साम्राज्य बढ़ा, तो उस पैसे, उस साम्राज्य की मदद से उसने क्या करा, अपनी इन्फ्लुएंस को और भी जगह तक पहुंचा दिया। किसने? इंग्लिश एथनिक ग्रुप ने, इंग्लैंड के लोगों ने अपनी वेल्थ और अपना पावर और पैसा बढ़ा के अपनी इन्फ्लुएंस को दूसरे एथनिक ग्रुप्स के ऊपर बढ़ाया। समझ में आ रहा है? पहले इसमें ये बता रहे हैं कि ब्रिटेन बना कैसे, तो ब्रिटेन जैसा कुछ था नहीं, वहां अलग अलग भाषा बोलने वाले अलग अलग एथनिक ग्रुप्स रहते थे। अब ये जो अलग अलग एथनिक ग्रुप्स रहते थे, तो इन अलग अलग एथनिक ग्रुप्स में आपको क्या देखने को मिल रहा है, कौन रहते थे, तो जैसे आप देखोगे इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट्स, आयरिश, ये अलग अलग भाषा बोलने वाले ये लोग रहते थे। अब इनमें भी क्या है ना कि इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वालों का जैसे जैसे इन्फ्लुएंस बढ़ता चलेगा, तो एज दी इन्फ्लुएंस ग्रू, तो इंग्लिश भाषा बोलने वाले का जैसे जैसे इन्फ्लुएंस बढ़ा, तो उन्होंने अपनी डोमिनेंस आजू बाजू के जो दूसरे एथनिक ग्रुप्स थे उनके ऊपर अपनी डोमिनेंस असर्ट करना
शुरू किया। समझ में आया, उन्होंने अपनी अपनी डोमिनेंस दूसरे ग्रुप्स के ऊपर असर्ट करना शुरू किया। बट एज द इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रू इन वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर, इट वाज एबल टू एक्सटेंड its influence over other nations of the island. The English Parliament, which had seized power from the monarchy in 1688 at the end of the Protectorate conflict, ठीक है, was the instrument through which the nation state with England at its center came to be forged. समझना, अब डेट ध्यान रखना। तो हम जैसे देख रहे हैं ग्रेट ब्रिटेन में जो इंग्लैंड वाला पार्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग जो एथनिक ग्रुप है, वो ज्यादा पावरफुल रहेगी। क्यों पावरफुल रहेगी? तो क्योंकि 1688 में क्या होता है ना बाबू, ध्यान रखना, 1688 में एक कन्फ्लिक्ट चल रहा था, प्रोटेक्टरेट कन्फ्लिक्ट। प्रोटेक्टरेट कन्फ्लिक्ट मतलब क्या है कि चर्च और वहां के कुछ पॉलिटिशियंस के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा था, जिसके चलते वहां के पॉलिटिशियंस ने बोला कि राजा जो है वो भगवान नहीं है कोई, ठीक है, राजा से पावर हमारे पास होना चाहिए। तो कोई मारपीट नहीं हुई, उस कन्फ्लिक्ट के चलते क्या देखने को मिलता है, नेशन स्टेट विद इंग्लैंड एट इट्स सेंटर केम टू बी फोर्स्ड, और इस एक्ट के चलते इंग्लिश पार्लियामेंट ने पावर जो है मोनार्की से अपने पास ले ली थी। सिंपल प्रोसेस बता रहा हूं। स्टार्टिंग में अपन ने देखा कि क्या स्थिति थी, अलग अलग एथनिक ग्रुप थे जिसमें इंग्लिश एथनिक ग्रुप डोमिनेट कर गया, और उस इंग्लिश एथनिक ग्रुप ने क्या करा कि जो इंग्लिश पार्लियामेंट बनाई थी, वहां के जो पॉलिटिशियंस थे, उन पार्लियामेंट्स ने राजा से प्रोटेक्टरेट कॉन्फ्लिक्ट के चलते पावर अपने हाथ में ले ली थी 1688 में ही, ठीक है। तो राजा से इनके पास में पावर आ गई। अब राजा से इनके पास में पावर आ गई तो अब होता क्या है, जब राजा से इनके पास पावर आ गई तो देवर इन अ बेटर पोजीशन, ठीक है, वो एक बेहतर पोजीशन में थे। राजा से उनके पास जब पावर आ गई तो वो एक बेहतर पोजीशन में थे। यार एक मिनट रुकना यार, मुझे कुछ ध्यान आया। चलो ठीक है, तो एज दी पावर वॉज टेकन फ्रॉम दी मोनार्क, मोनार्क से जब पावर ले ली गई तो अब पावर किसके पास में आ गई, वहां के जो पार्लियामेंटेरियंस थे उनके पास पावर आ गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि जो ग्रेट ब्रिटेन बनेगा, उस ग्रेट ब्रिटेन के फॉर्मेशन में इनिशियली जो पॉलिटिकल यूनिट बनता है वो इंग्लैंड बनता है। इंग्लिश पार्लियामेंट जो है, तो इंग्लिश पार्लियामेंट वहां के मोनार्क से पावर ले लेती है अकॉर्डिंग टू द प्रोटेक्टरेट कॉन्फ्लिक्ट। फिर उसके बाद में और कैसे कंट्री फॉर्मेशन होता है, तो उसके बाद में और कंट्री फॉर्मेशन ऐसे होता है। तो द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड वाज फॉर्मुलेटेड। फिर 1707 में आते आते क्या होता है, जिसमें होता है ना स्कॉट्स, वेल्श, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे, आयरिश। तो जो स्कॉटिश लोग थे, स्कॉटलैंड वाला जो एरिया है, उस स्कॉटलैंड वाले एरिया में क्या होता है कि 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में क्या होता है, एक एग्रीमेंट साइन होता है, ठीक है। तो 1707 में देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड that resulted in the formation of United Kingdom of Great Britain। तो ध्यान रखना, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में दोस्ती हुई 1707 में, जिसे क्या कहा गया, एक्ट ऑफ यूनियन कहा गया। और इस एक्ट ऑफ यूनियन के चलते यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनता है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनता है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनता है। मेंट इन इफेक्ट दैट इंग्लैंड वाज एबल टू इंपोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड, ठीक है। और इसके चलते क्या हुआ कि ये तय हुआ कि इंग्लैंड ने अपनी इन्फ्लुएंस अब स्कॉटलैंड के ऊपर भी जमा ली है। प्रोसेस समझ रहे हो, पहले क्या है, इंग्लिश पार्लियामेंट ने अपने आप को स्टैब्लिश किया, राजा से पावर ले ली। अब वो इंग्लिश पार्लियामेंट ने जब पावर अपने पास ले ली तो इंग्लैंड पावरफुल हो ही रहा था पॉलिटिकली। उस इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड के साथ में एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया 1707 में, जिसके बाद में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बढ़ गया, ठीक है। अब क्या है, द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज हेंसफोर्थ डोमिनेटेड बाय इंग्लिश मेंबर। अब दिखती बात है कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट बन रही थी ब्रिटेन की, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वाले लोग डोमिनेट करेंगे, इंग्लिश मेंबर जो है वो डोमिनेट करेंगे। अब इंग्लिश मेंबर डोमिनेट करेंगे तो जो दूसरी कल्चरल ग्रुप्स हैं, जैसे स्कॉटलैंड वालों को इन्होंने अपने साथ जोड़ा है, तो स्कॉटलैंड वालों को बोल देंगे बैठ जाए जरा छज्जे पे, ठीक है। तो यही होता है। तो द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मेंट दैट, वही है ना, किसी एक की अगर चलेगी तो किसी एक की नहीं चलेगी वैसे। तो द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मेंट दैट स्कॉटलैंड्स डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वर सिस्टमेटिकली सप्रेस्ड, ठीक है। तो स्कॉटलैंड का कल्चर सिस्टमेटिकली सप्रेस होने लगा, ठीक है। स्कॉटलैंड का कल्चर जो था वो सिस्टमेटिकली सप्रेस होने लगा। द growth of British identity meant that Scotland's distinctive culture and the political institutions were systematically suppressed। स्कॉटलैंड को उन्होंने साइडलाइन करना शुरू कर दिया, वहां के कल्चर, वहां की लैंग्वेज को दबाना शुरू कर दिया। The Catholic clans that inhabited the Scottish Highlands suffered terrible repressions whenever they attempted to assert their independence।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कैथोलिक क्लैंस थी, कैथोलिक क्लैंस का मतलब क्या है, जो इंग्लैंड के अंदर प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक दो तरह के क्रिश्चियंस होते हैं, ठीक है। तो जो पुराने क्रिश्चियंस हैं वो कैथोलिक्स कहलाते हैं, तो इंग्लैंड में कैथोलिक्स डोमिनेट कर रहे थे। तो द कैथोलिक क्लैंस दैट इनहेबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड सफर्ड टेरिबल, सॉरी, कैथोलिक क्लैंस जो स्कॉटलैंड में थी और इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट्स थे। क्या है कैथोलिक प्रोटेस्टेंट में, समझाता हूं। जैसे आप देखो ना, इस्लाम में सिया सुन्नी मुस्लिम होते हैं, जैनिज्म में श्वेतांबर जैन होते हैं, दिगंबर जैन होते हैं, है ना। तो ऐसे क्रिश्चियंस में कैथोलिक क्रिश्चियंस होते हैं और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस होते हैं। अब ब्रिटेन में क्या है ना, ब्रिटेन में जैसे अगर आप देखोगे तो ब्रिटेन में प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस ज्यादा हैं, फाइन, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस ज्यादा हैं। तो अब स्कॉटलैंड में कैथोलिक क्रिश्चियंस ज्यादा हैं। तो जो कैथोलिक क्रिश्चियंस थे स्कॉटलैंड में, स्कॉटिश हाईलैंड में, they suffered terrible repressions whenever they attempted to assert their independence। स्कॉटलैंड के लोग अलग होना चाहते थे कि हमें नहीं रहना इंग्लैंड के साथ, लेकिन वो जब जब प्रयास किया तो उनको सप्रेस किया गया। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस डोमिनेट करते थे और इंग्लैंड ने एक्ट ऑफ यूनियन के थ्रू स्कॉटलैंड को अपने साथ मर्ज कर लिया था, फाइन। तो अब हो ही रहा है कि इंग्लिश कल्चर डोमिनेट कर रहा है, स्कॉटिश कल्चर को सप्रेस किया जा रहा है, फाइन। फिर क्या होता है, द स्कॉटिश हाईलैंडर्स, मतलब कि स्कॉटलैंड की जो हाईलैंड्स थी, जो बोल सकते हैं ना मैदान थे, खुले मैदान, तो वो स्कॉटिश हाईलैंडर्स, उनके लिए वर्ड यूज किया गया कि स्कॉटलैंड के खुले मैदानों में रहने वाले लोग। द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज। स्कॉटलैंड के लोग जो वहां की गैलिक लैंग्वेज बोलते थे, उन्हें वो लैंग्वेज बोलने नहीं दिया जाता था। और वियर देयर नेशनल ड्रेस, या फिर जो उनकी नेशनल ड्रेस पहनते थे, वो नेशनल ड्रेस नहीं उन्हें पहनने दिया जाता था। एंड लार्ज नंबर वर फोर्सिबली ड्रिवन आउट ऑफ देयर होमलैंड, और कई सारे लोगों को जबरदस्ती उनके घरों से निकाल दिया गया, ठीक है। जब कई सारे लोगों को जबरदस्ती उनके घरों में से निकाल दिया गया, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर फोर्सिबली ड्रिवन आउट ऑफ देयर होमलैंड। क्लियर हुआ? तो ये कहानी है किस चीज की, ये समझ में आया? ये कहानी है पूरी की पूरी आपको ब्रिटेन के फॉर्मेशन की, जिसमें ब्रिटेन ने पहले कैसे इंग्लिश पार्लियामेंट ने पावर अपने हाथ में ली मोनार्क से, फिर उसके बाद में कैसे स्कॉटलैंड को अपने साथ मिलाया। समझ में आया? स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन इसीलिए बोल रहे हैं उसको, क्योंकि आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ब्रिटेन का केस जो वो अलग है कुछ, वहां पे युद्ध नहीं हो रहे, वहां पे इंटरनली ही वो क्या कर रहे हैं, पावर अपने हाथ में ले रहे हैं। क्लियर? बताओ। बताओ बताओ। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? अरे मोदी जी का पीछा छोड़ दो, मोदी जी भी एल्गोरिथम के हिसाब से काम कर रहे हैं। उन्होंने भी देखा कि अच्छे लाइक्स आएंगे, ऐसी फोटो डालता हूँ कि इंटरनेट का सेंसेशन बन जाता हूँ बस। मोदी जी क्यूट तो है हमारे प्राइम मिनिस्टर है। उनने बोला कि अगर सुना दूं मैं अपने किस्से छोड़ो यार, प्राइम मिनिस्टर है हमने। ठीक है, वेल्श मतलब देखो, स्कॉट्स, आयरिश, वेल्श, इंग्लिश, ये अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हैं, अलग अलग एथनिक आइडेंटिटीज है। हाईलैंड्स मतलब खुले मैदान के लिए वो वर्ड यूज किया जा रहा है, ठीक है। उन लोगों को उनके घर से क्यों निकाला गया? यही होता है जब पावरफुल लोग क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं, तो वो वीक लोगों को सप्रेस करते हैं, और वही किया ब्रिटेन के लोगों ने। समझे? यहां तक क्लियर है? एक बार फिर से बता दूं, चलो जाओ। स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन में ये बताया गया कि ब्रिटेन का केस जो अनयूजुअल रहा है दूसरे उसकी अपेक्षा से। क्यों? क्योंकि आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे कोई सडन अपहीवल या रेवोल्यूशन नहीं आया। ब्रिटिश आइल्स जो थे, तो वहां पे अलग अलग एथनिक ग्रुप रहते थे, ठीक है।
जिसमें आप इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट्स, आयरिश, अब इनमें क्या होता है, इंग्लिश डोमिनेट कर गए, पैसा कमा लिया, इन्फ्लुएंस बढ़ गई उनकी, तो आजू बाजू के लोगों को डराने धमकाने लगे। सबसे पहले इंग्लिश पार्लियामेंट ने क्या किया, खुद ही अपने हाथ में पावर ली, मोनार्क से पावर ले ली प्रोटेक्टोरेट कॉन्फ्लिक्ट के चलते। मतलब वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे और किंग थे और चर्च थे, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। उस कॉन्फ्लिक्ट का कंक्लूजन ये निकला कि इंग्लिश पार्लियामेंट ने पावर ले ली अपने आप और मोनार्क से पावर ले ली, है ना। फिर क्या, उन्होंने एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में साइन किया और इस एक्ट ऑफ यूनियन के चलते यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाया और स्कॉटलैंड को अपने साथ जोड़ दिया। अब जब स्कॉटलैंड को अपने साथ जोड़ दिया तो पार्लियामेंट में इंग्लिश कल्चर ही डोमिनेट करेगा, और उस इंग्लिश कल्चर की डोमिनेंस में आपको क्लियर कट तरीके से क्या देखने को मिलता है, उस इंग्लिश कल्चर की डोमिनेशन में आपको देखने को मिलता है कि इन्हें इनकी भाषा नहीं बोलने दी जाती थी, कॉस्ट्यूम नहीं पहने दिए जाते थे, और जो कैथोलिक्स थे स्कॉटलैंड के उनको सप्रेस किया जाता था। अब फिर क्या होता है ना, ब्रिटेन ने अपने आप को और बड़ा करने के लिए, ग्रेट ब्रिटेन बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, अभी यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना था एक्ट ऑफ यूनियन के चलते, अब इनको और बड़ा करना अपनी टेरिटरी को, तो फिर इन्होंने आयरलैंड की तरफ देखा। जैसे अगर आप मैप पे देखोगे ना, जैसे ये ब्रिटेन है तो यहाँ आयरलैंड का यहाँ आइलैंड है, ठीक है, यहाँ पे एक कंट्री आयरलैंड। तो अब इन्होंने आयरलैंड को अपने कब्जे में लेने की प्लानिंग करी। कैसे, तो आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट, आयरलैंड ने भी वही स्थिति बेचारे ने सही। आयरलैंड ने कैसे सही, तो इट वाज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। आयरलैंड भी कैथोलिक्स प्रोटेस्टेंट्स में बटा हुआ कंट्री था। अब ऑब्वियस है कि ब्रिटेन में कौन है, प्रोटेस्टेंट ज्यादा है, तो द इंग्लिश हेल्प्स द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर लार्जली कैथोलिक कंट्री। मतलब सिंपल सी चीज है, जैसे मान लो कि अगर मेरी कंट्री में दो कंट्री है, अब दो कंट्री में क्या है, जैसे ये आयरलैंड है और ये यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है, तो अब ये जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है इसमें प्रोटेस्टेंट्स मेजोरिटी में है। अब यहाँ पे आयरलैंड में भी कैथोलिक्स है और प्रोटेस्टेंट्स हैं, कैथोलिक्स प्रोटेस्टेंट मतलब दो तरह के क्रिश्चियंस है, क्रिश्चियनिटी के दो अलग अलग सेक्ट है, ठीक है। तो अब जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ ब्रिटेन में अगर प्रोटेस्टेंट ज्यादा है तो ऑब्वियस है कि ब्रिटेन आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट करेगा, और इसी के चलते क्या होता है कि आप देखोगे तो इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर लार्जली कैथोलिक कंट्री। तो मेजोरिटी में कैथोलिक्स है, लेकिन माइनॉरिटीज जो थी प्रोटेस्टेंट्स थी, उनको प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट मिलने लगा किसकी तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से, और इसी के चलते क्या है, कैथोलिक रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड, ठीक है। और जो आयरलैंड के कैथोलिक्स थे वो अगर रिवॉल्ट भी करते थे ब्रिटेन के अगेंस्ट में तो उनके रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया जाता था। समझ रहे हो, मतलब ब्रिटेन के लोग जो है, प्रोटेस्टेंट जो है, ठीक है, ब्रिटेन के जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस हैं वो अपनी डोमिनेंस आयरलैंड में भी असर्ट करने लगे। इसके बाद में क्या होता है, कैथोलिक रिवॉल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड आफ्टर अ फेल्ड रिवॉल्ट लेड बाय वुल्फटोन, ठीक है। वुल्फटोन वहां के एक लीडर थे, किसके, आयरलैंड के एक लीडर थे। तो उन्होंने प्रयास किया कि सारे आयरिशमैन जितने भी आयरलैंड के जितने भी लोग हैं उनको इकट्ठा करके मैं एक प्रोटेस्ट करूंगा, रिवॉल्ट करूंगा। तो ही ट्राइड, ठीक है, तो बट ही फेल्ड। तो आफ्टर द फेल्ड रिवॉल्ट ऑफ वुल्फटोन एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन in 1798 Ireland was forcibly incorporated into United Kingdom of Ireland was forcibly incorporated into the United Kingdom in 1801। तो 1707 हो गया। उसके बाद में अगली डेट जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है 1801। 1801 में आयरलैंड को भी फोर्सफुली इनकॉर्पोरेट कर लिया यूनाइटेड किंगडम में। तो जो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड तो था ही, अब स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड को भी उन्होंने अपने साथ मिला लिया, और इस तरह से ब्रिटिश नेशन बनता है। इसे कहा गया ब्रिटेन। अ न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फोर्स्ड थ्रू द प्रोपगेशन ऑफ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। और ये जो नया ब्रिटिश नेशन बना, ऑब्वियस है इस नए ब्रिटिश नेशन में कौन डोमिनेट करेगा, इस नए ब्रिटिश नेशन में बहुत स्वाभाविक है कि डोमिनेट करने वाले इंग्लिश लोग ही होंगे, इंग्लिश कल्चर ही होगा, ठीक है। तो आपको ये देखने को मिलता है दी सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन, जैसे जो झंडा भी बनाया गया, ब्रिटिश फ्लैग जो बनाया गया यूनियन जैक था जो कि इंग्लैंड का था। नेशनल एंथम जो बनाया गया गॉड सेव आवर नोबल किंग, वो भी सब क्या कहा गया, मतलब सब ब्रिटेन का था। इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रमोटेड एंड ओल्डर नेशन सर्वाइव्ड ओनली एज सबऑर्डिनेट पार्टनर्स। तो ये जो यूनियन बना ना ब्रिटिश नेशन का, ब्रिटेन जो बना, तो इस ब्रिटेन में बेचारे जो पुराने देश थे, स्कॉटलैंड थे, मतलब पुरानी आइडेंटिटीज थी, आयरिश थी, वेल्स थे, ये चुपचाप सफरर की तरह बैठे रहे कि हाँ भैया ठीक है अब जो बोलोगे वही करेंगे, समझे। तो इस तरह से आयरलैंड का भी फोर्सफुल इनकॉर्पोरेशन होता है। अब देखो एक और चीज बता दो मजेदार, ये कार्टून देख रहा हूँ, ये कार्टून में क्या हो रहा है पता है, आज तो जूते पहना रहे हैं उनको, जीजाजी है साले साहब है, नहीं जीजाजी साले साहब नहीं है, जूते यहाँ नहीं पहनाए जा रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है बेसिकली, इटली नाम का एक जूता जो है वो पहना रहा है ये आदमी, इसके ये फोरआर्म्स देखो तुम, ठीक है, जिम ज्यादा फोरआर्म्स ही चलाता है वो बस। तो ये जो इंसान है, ये इंसान है गुजिपी गैरिबाल्डी।
तुम्हें ध्यान हो इटली के यूनिफिकेशन में, ये जो इटली के जो नीचे वाले ये दो किंगडम ऑफ टू सिसिलीज थे, साउथ में स्पेन के रूलर थे, ध्यान आ रहा है, रिवाइज करो, स्पेन के रूलर से आजादी दिलवाई थी गुजिपी गैरिबाल्डी ने। तो ये ऐसा दिखा रहा है कि राजा का जो साउथ होता है ना, नीचे वाला हिस्सा, तो साउथ इटली को यूनिफाई करवाने में गुजिपी गैरिबाल्डी का इंपॉर्टेंट रोल था। तो वो कार्टून के थ्रू पिक्चराइजेशन किया गया है गुजिपी गैरिबाल्डी का इटली वाले टॉपिक से। ब्रिटेन का यूनिफिकेशन समझ में आया? बताइए, ब्रिटेन का यूनिफिकेशन क्लियर है बाबू मेरे दोस्त? हीरा हीरा क्या लिख रहे हो यार तुम लोग? ये समझ में आया? अच्छा, मिशन जीत, भाई साहब मिशन जीत का हर टीचर हीरा है, पता है ना तुम्हें? मतलब कि अभी क्या हुआ रिसेंटली, ये बात हो रही थी मिशन जीत के टीचर कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं। तो अच्छे बुरे का तो सवाल ही नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हीरे की परख तो सिर्फ जौहरी जानता है और मिशन जीत पे सारे टीचर हीरा है। तो गर्व से कहो कि मिशन जीत का हर टीचर हीरा है। क्लियर हो गया? हमने यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, तो इन मजबूत कंधों पे हमने क्या करा, यूनिफाई कर दिया ब्रिटेन को भी। तो देख लो यूनिफिकेशन कितना कंप्लीट हो गया हमारा, जर्मनी का यूनिफिकेशन, इटली का यूनिफिकेशन और ब्रिटेन का यूनिफिकेशन। ब्रिटेन के यूनिफिकेशन को एक बार फिर रिकैप दे रहा हूं मैं, 3 बार रिकैप दे चुका हूं। एथनिक आइडेंटिटीज थी अलग अलग, उन एथनिक आइडेंटिटीज में इंग्लिश एथनिक आइडेंटिटी ग्रो कर जाती है। वो प्रोटेक्टोरेट कॉन्फ्लिक्ट के चलते मोनार्क से पावर ले लेती है अपने पास इंग्लैंड। फिर उसके बाद में क्या होता है, इंग्लैंड जो है तो वो डोमिनेट करता है किसके ऊपर, स्कॉटलैंड के ऊपर। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में साइन होता है, जिसके तहत एक्ट ऑफ यूनियन के थ्रू यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड मिल जाते हैं। फिर स्कॉटिश कल्चर को सप्रेस करते हैं वो, फिर वो आयरलैंड की तरफ मुंह घुमाते हैं, और आयरलैंड में जो प्रोटेस्टेंट्स थे उनको सपोर्ट करके वो आयरलैंड के कैथोलिक्स का, वोल्फस्टोन वगैरह का रिवॉल्ट सप्रेस करके आयरलैंड को भी फोर्सफुली इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं इन 1801। और इस तरह से ग्रेट मतलब ब्रिटेन जो बनता है, ठीक है, ब्रिटिश नेशन जो बनता है, उसमें क्लियर कट इंग्लिश डोमिनेंस आपको देखने को मिल जाएगी, इंग्लिश डोमिनेंस आपको देखने को मिल जाएगी। अब स्टोरी लाइन कहां तक पहुंच गई देखो, ठीक है, अब स्टोरी लाइन कहां तक पहुंच गई अपनी। इटली का यूनिफिकेशन करवा दिया था अपन ने, जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया, ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हो गया। तो ब्रिटेन के यूनिफिकेशन में आप जैसे देखोगे ना, अलग अलग तरह से इनकॉर्पोरेशन होता है। तो 1707 का एक्ट ऑफ यूनियन है ना, 1801 का क्या देखने को मिलता है कि आयरलैंड का इनकॉर्पोरेशन है। 1688 का प्रोटेक्टोरेट कॉन्फ्लिक्ट के चलते ब्रिटेन के पास पावर आती है। और इस तरह से क्या होता है आपका यूनिफिकेशन ऑफ, इस तरह से आपका यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन भी कंप्लीट होता है। ठीक है, क्वेश्चन अपन ने कल खेल लिए थे इसके, तुम्हें ध्यान हो तो ये सारे क्वेश्चन अपन ने कल कर लिए थे। अब ये थ्योरी क्वेश्चन रह गए थे तीनों यूनिफिकेशंस के। तो तीनों यूनिफिकेशंस के थ्योरी क्वेश्चन में क्या था, जैसे गुजिपी मजीनी प्लेड एन मेजर रोल इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो गुजिपी मजीनी का रोल क्या था, तो गुजिपी मजीनी का जैसे आप रोल देखोगे तो 1830s में सीक्रेट सोसाइटीज, सीक्रेट सोसाइटीज बनाई है ना, यंग इटली यंग यूरोप फेल्ड रहा बट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि शुरुआत में इन्होंने प्रयास तो किया बट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। क्लियर हुआ, समझ में आया? बताओ जल्दी। क्लियर है कहानी? क्लियर? और क्वेश्चन देखो क्या,
एनालाइज द रोल ऑफ गुजिबी मजीनी इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, सेम एज प्रीवियस, सेम एज प्रीवियस, ठीक है, पुराने जैसे ही है। एनालाइज द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, जर्मन यूनिफिकेशन की प्रोसेस क्या है, तो आप बताना रोल ऑफ कंजर्वेटिव्स या फिर रूलिंग क्लास, कंजर्वेटिव्स या फिर रूलिंग क्लास ने जिम्मेदारी ली ना अपने ऊपर कि हम यूनिफाई करवाएंगे अब, क्योंकि उन्हें यूनिफाइड नेशंस में ज्यादा पोटेंशियल दिख रही थी। तो फिर क्या होता है, ऑटो वन बिस्मार्क को जिम्मेदारी दी गई, ऑटो वन बिस्मार्क को, ऑटो वन बिस्मार्क को जिम्मेदारी दी गई। ऑटो वन बिस्मार्क ने क्या किया, 7 इयर्स में 3 वॉर लड़ी, हराया ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और किसको, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को। और उसके बाद में फिर क्या होता है, यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है। तो केसर विलियम वन जो था, केसर विलियम वन को राजा बनाया जाता है और डोमिनेशन ऑफ प्रूशिया देखने को मिलती है ना, डोमिनेशन ऑफ प्रूशिया देखने को मिलती है। क्लियर हुआ? तो ये हमारा यूनिफिकेशन प्रोसेस जर्मनी का रहा। तो एक बात मैं बता रहा हूं आपको, जैसे अब चीफ मिनिस्टर कैवियोर का क्या रोल रहा रीजन्स ऑफ इटली को यूनिफाई करने में, तो उसका इंट्रो दो, कैवियोर का इंट्रो, कि कैवियोर क्या था। कैवियोर एक बेहतरीन स्टेट्समैन था, ना वो एरिस्टोक्रेट था, लेकिन उसके मतलब उस इन्फ्लुएंशियल पोजीशन थी इटालियन अलाइट की तरह, और उसका फ्रांस में बहुत अच्छा दबदबा था, फ्रेंच में बहुत अच्छी पहचान थी। तो उसने क्या करा, नॉर्थ का जो पार्ट है विद द हेल्प ऑफ फ्रांस यूनिफाई करवाया। ध्यान आ रहा है, क्वेश्चन लिखा करो, विद द हेल्प ऑफ फ्रांस उसने नॉर्थ का पार्ट यूनिफाई करवाया। ऐसे तो मैं जो आपको बता रहा हूं, एक इटली या जर्मनी या ब्रिटेन, इटली या जर्मनी या ब्रिटेन, तीनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में। अभी बहुत समय एग्जाम में, मान के चलो तुम 10 महीने एग्जाम में लगभग मैं आज बता दे रहा हूं लेकिन तुम्हें, कि इटली का यूनिफिकेशन, जर्मनी का यूनिफिकेशन या फिर एक ब्रिटेन का यूनिफिकेशन, इस चैप्टर से यूनिफिकेशन का एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। ठीक है, तो यूनिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की अगर प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें यूनिफिकेशन का क्वेश्चन तय है आना है। अब इसमें क्या लिखोगे, तो आप पहले इंट्रो दोगे, बताओगे स्ट्रेंज केस कैसे है, फिर उसके बाद में बताओगे 1688 में कैसे पार्लियामेंट से पावर ली, पावर टू इंग्लैंड, है ना। फिर उसके बाद में 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन के चलते पावर आई इनके पास। फिर 1801 में आपको क्या देखने को मिलता है, आयरलैंड से पावर ली, है ना, आयरलैंड से पावर ली। फिर उसके बाद में आपको क्या देखने को मिलता है कि ओवरऑल इंग्लिश डोमिनेंस, ओवरऑल इंग्लिश डोमिनेंस, यूनियन जैक उनका झंडा, गॉड सेव आवर नोबल किंग उनका गाना, इंग्लिश डोमिनेंस देखने को मिलती है ना। चलो अगला टॉपिक है विजुअलाइजिंग द नेशन। मजेदार टॉपिक है, बेहतरीन, मजा आ जाएगा तुम्हें। विजुअलाइजिंग द नेशन, आ जाओ। विजुअलाइजिंग द नेशन से क्या समझ में आता है, चलो विजुअलाइजिंग द नेशन छोड़ो, मैं बोलता हूं विजुअलाइज अ भूत। एक भूत को विजुअलाइज करो। भूत देखा है कभी? नहीं देखा ना, लेकिन तुम विजुअलाइज कर पाओगे। कैसे करोगे विजुअलाइज? करो, बताओ। मैंने बोला विजुअलाइज अ भूत, तो अब भूत को कैसे विजुअलाइज कर लोगे तुम? बताओ, तुमने भूत तो देखा ही नहीं कभी, फिर कैसे विजुअलाइज कर लोगे भूत को? बताओ बताओ। बताओ मेरे दोस्त। देखो, देश में एक साथ एक समय में बहुत सारी चीजें चल रही होती है।
तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें वो हर चीज़ पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी चल रही है तो कॉकरोच जनता पार्टी क्या दर्शाती है। देखो मैं बहुत अपॉलिटिकल होता हूँ व्हेन आई एम इन माय क्लासेस। क्यों? क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि तुम्हें मैं सही और गलत बताऊं, लेकिन उस अपॉलिटिकल होने के साथ साथ एक दायित्व भी बनता है ना कि तुम्हें पॉलिटिकल नॉलेज भी तो देना मेरा ही जिम्मेदारी है। मैं भी तो सोशल साइंस के टीचर हूं ना। तो अब आपने देखा कि जो मीम की तरह शुरू हुआ ये कॉकरोच जनता पार्टी, वो सिर्फ मीम नहीं रह गया। मतलब वो एक अलग फैक्ट है, वर्चुअली है, सारी चीजें वर्चुअली फॉलोअर्स इंस्टा पे बढ़ जाने से क्रांति नहीं आ जाती है। लेकिन अगर तुम उसका एक पर्सपेक्टिव देखोगे ना कि अगर लोग फॉलो कर रहे हैं तो मजे मजे में नहीं कर रहे हैं, लोग फॉलो कर रहे हैं तो वो अपना डिससेटिस्फेक्शन दर्शा रहे हैं। तुमने कभी देखा है जैसे एक बार बॉयकॉट बॉलीवुड मूवमेंट चला था कि बॉलीवुड की मूवीज नहीं देख रहे थे लोग। तुमने देखा है एक बार एक गाना आया था, गवर्नमेंट ने एक गाना निकाला था तो उस गाने पे डिसलाइक करने का एक मूवमेंट चला था, ठीक है। तो वो जो मूवमेंट चला था तो उसमें गाने पे भर के डिसलाइक दिए जा रहे थे, डिसलाइक दिए जा रहे थे। तो ये लोगों का एक तरीका होता है अपना गुस्सा, अपनी एंगर, अपना फ्रस्ट्रेशन जो है वो शो करने का। तो ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो भले ही एक मीम की तरह, एक ट्रेंड की तरह शुरू हुई थी, लेकिन अगर उसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो दिस शोज कि पीपल आर डिससेटिस्फाइड। वो अपनी एस्पिरेशंस देख रहे हैं कि काश अगर ऐसा कुछ मौका मिले कि एक पार्टी बने जो सरकार के सारे ही गलत कामों के विरुद्ध खड़ी हो तो हम बताएं सरकार को वैसा। तो वो यूथ जो है वो एग्जाम पेपर लीक हो जाना, एग्जाम कैंसिल हो जाना, एग्जाम हो रहा है तो कॉपी ढंग से चेक नहीं हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा पड़ा है, इन सारी चीजों से जो परेशान यूथ है ना वो अपने आप को वेंट आउट करने के लिए बस कुछ एक वॉल्व ढूंढ रहा है। और वो वॉल्व जहां मिल जाएगा, जिसने उस वॉल्व को बोल सकते हैं ना चैनलाइज कर लिया, वो इस पूरे यूथ की एनर्जी अपने साथ लेके तख्ता पलट कर सकता है। तो ये चीज है कि पीपल आर नॉट हैप्पी, पीपल आर एंग्री, तो वो अपना गुस्सा कहां जाहिर करेंगे? तो जो चैनल मिल रहा है उस चैनल के थ्रू जाहिर कर रहे हैं, समझे? हाँ, तो जो हमारा विजुअलाइजिंग द नेशन वाला टॉपिक है उस पर ध्यान दोगा। तो विजुअलाइजिंग दी नेशन में अगर हम बात करें तो मैंने बोला कि भूत को कैसे विजुअलाइज करोगे, तो तुमने क्या बोला कि सर खुले बाल होंगे बड़े बड़े, मेरे जैसे, मेरे छोटे अभी ठीक है, खुले बाल होंगे बड़े बड़े, टीका लगा होगा यहाँ पे एक लाल बहुत बड़ा, सफेद साड़ी पहनी होगी, हा 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 ऐसी हंस रही होगी। तारक मेहता में आती ना, तारक मेहता में भी भूत के 4-5 वर्जन है। तो हमने किसी ने भूत नहीं देखा, लेकिन वो हम भूत को वैसे ही विजुअलाइज करेंगे, कुछ ऐसा ही सा होगा सर। तो आपने देखा नहीं, फिर आपने विजुअलाइज करके कुछ कैरेक्टरिस्टिक, अगर मैं अभी बड़े बड़े बाल और बढ़ा लूं, एक टीकी लगा लूं, ठीक है, और साड़ी पहन लूं, तो मैं भूत लगूंगा? लगूंगा कि नहीं लगूंगा बताओ? मतलब वो फीचर्स हो गए ना। एक बच्चा क्या लिख रहा गधा कि सर मूंछ कटवा लोगे तो लगोगे, मार दो ना छटा। तो वो फीचर्स हो गए ना एक भूत के। तो वैसे ही मैं आपसे कहूं कि अगर आपको एक नेशन को विजुअलाइज करना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं अपने ही देश की बात करूं कि चलो भारत को इमेजिन करो, भारत माता आप बोलते हो तो भारत माता को इमेजिन करो। तो भारत माता को आप कैसे इमेजिन करोगे? तो भारत माता कैसे बनेगी? तो भारत माता कोई एक्चुअली में भारत माता एग्जिस्ट नहीं करती है, कोई महिला नहीं है जिसको हम भारत माता बोलेंगे, वो हमारी कल्पना है। जैसे जब हम बात करते हैं कि लक्ष्मी माँ को इमेजिन करो, तो आपने लक्ष्मी माता को देखा है? बोलोगे हाँ सर पैसे ही तो होते हैं लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माता को जब आप इमेजिन करते हो तो आपको लगेगा कि एक देवी बैठी होंगी, कमल का फूल उन्हें पसंद है, वो हाथ में से आशीर्वाद में से पैसे गिर रहे होंगे, सोने का सिक्का, सोना ही सोना होगा सर। वो आपका विजुअलाइजेशन है ना, क्या आप ऐसे देखते हो? आप, मैंने बोला गणेश जी को विजुअलाइज करो, तो आप गणेश जी देखे नहीं देखे, लेकिन आपको पता है कि हाँ क्या बोलते हैं, गज बदन है, मतलब गजमुख है ना, कि हाथी का जो उनका सूंड होगी वैसी बड़े कान होंगे, तो वो गणेश जी होंगे। तो ये हमारा विजुअलाइजेशन का तरीका है, ये हमारा विजुअलाइजेशन का तरीका है। तो विजुअलाइजिंग द नेशन में भी है कि आप कंट्रीज को कैसे विजुअलाइज कर रहे हैं। तो व्हाइल इट इज इजी इनफ टू रिप्रेजेंट रूलर थ्रू द पोर्ट्रेट और द स्टैच्यू, कोई राजा है तो राजा को तो आप उसकी पोर्ट्रेट, उसके स्टैच्यू के थ्रू विजुअलाइज कर लोगे। हाउ डज वन गो अबाउट गिविंग अ फेस टू द नेशन? लेकिन आप जब देश को एक चेहरा देने की बात करते हो, तो देश को एक चेहरा कैसे दोगे आप बताओ? देश को आप एक चेहरा कैसे दोगे? हाउ 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 डज यू गो अबाउट गिविंग अ फेस टू द नेशन? तो
आर्टिस्ट इन द 18th एंड 19th सेंचुरीज फाउंड अ वे आउट बाय पर्सोनिफाइंग अ नेशन। ठीक है, तो जो आर्टिस्ट थे वो एक तरीका ढूंढते हैं कि आप देश को कैसे पर्सोनिफाई करोगे, देश को एक चेहरा कैसे दोगे, देश को कैसे चेहरा देंगे। तो इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री, इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज इफ इट वर अ पर्सन। तो लोगों ने देश को कैसे रिप्रेजेंट करना शुरू किया, जैसे देश कोई व्यक्ति हो, जैसे भारत माता हम बोल रहे हैं हमारे देश में, तो भारत माता एक्चुअली में थी क्या, कोई नहीं थी, लेकिन हमने भारत माता को विजुअलाइज किया एज अ पर्सन। समझ गए ना। तो यहां पे वही बताया गया कि इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज इफ इट वर अ person. Nations were then portrayed as female figures. The female form that was chosen to personify a nation did not stand for any particular women in real life. Rather, it sought to give an abstract idea of the nation a concrete form. That is the female figure. That is how the female figure became an allegory of the nation. Allegory क्या होता है? Allegory का मतलब ये होता है कि जब आप एक abstract idea को, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया क्या होता है, वो आइडिया कुछ भी हो सकता है, जैसे ग्रीड, ठीक है, जैसे एनवी, जैसे फ्रीडम, जैसे लिबर्टी, जैसे मैंने बताया मौत। तो मौत के एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को आपने देखा, वो एक ऐसा इविल आता है, उसके हाथ में ऐसा वो रहती है, चाकू टाइप की, उधर आती टाइप की वैसी रहती है, उसके सिर पे ऐसा वो डाला रहता है, तो मौत का आइडिया है ना। तो वैसे ही मान लो कोई भी आइडिया है, उस आइडिया को जब आप एक फॉर्म देना शुरू करते हो, फॉर्म कैसे दोगे आप, कि आपने उस एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, जैसे देश की भी यहां पे बात हो रही है, तो जब आप एक देश के जाते दिख रहा है कि पाकिस्तान जा रहा है, इंडिया जा रही है, नहीं ना, लेकिन हम पाकिस्तान और इंडिया को इमेजिन कैसे करते हैं कि हाँ इंडिया जैसे बोलते तो भारत माता, तो हमने भारत एज एन आइडिया को एक फॉर्म दे दिया कि भारत पूजनीय है, एक देवी समान है, ठीक है, भारत माता है, तो भारत माता जैसे मैं बोलो तो कोई एक लेडी खड़ी होगी, पीछे भारत की इमेज होगी, हाथ में झंडा होगा, वो भारत माता हो गई, है ना, वो भारत माता हो गई। तो वो वाला केस है यहाँ पे कि क्या होता है एलेगरी। तो एलेगरी का सिंपल मतलब यह है कि जब आप क्या करते हो, एक नेशन को एक फॉर्म में पोर्ट्रे करते हो, मोस्टली फीमेल फॉर्म में पोर्ट्रे किया जाता है। सवाल पूछते सर सोसाइटी पेट्रियार्कल थी, फिर वो फीमेल एलेगरी क्यों बनाते थे, तो उस समय पे समझना कि फीमेल की क्वालिटीज होती हैं सॉफ्ट, मातृत्व से भरी हुई, ठीक है, मदरली नेचर होता है, तो इसके लिए वो देश को वो मदरली नेचर बनाना चाहते थे। तो इसीलिए बहुत सारे देश को आप क्या करते हैं, देखने को मिलता है कि उनको एक फीमेल फॉर्म में वो रिप्रेजेंट करते हैं। और जब आप एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को इस तरह से एक फॉर्म देते हो, तो दैट फीमेल फिगर केम टू बी नोन एज एलेगरी। ठीक है, जब आप एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक फॉर्म दे रहे हो, उसे एलेगरी कहा जाता है। व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जैसे ग्रीड, एनवी, फ्रीडम, लिबर्टी इज एक्सप्रेस्ड थ्रू अ पर्सन और अ थिंग, एक पर्सन, एक व्यक्ति या फिर एक चीज के थ्रू जब उसको एक्सप्रेस किया जाता है तो उसे एलेगरी कहा जाता है। एन एलेगोरिक स्टोरी दैट हैज टू मीनिंग, वन लिटरल एंड वन सिंबॉलिक। मतलब जैसे अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जर्मनी की एलेगरी ये हो गई जर्मेनिया, तो लिटरल मतलब ये हो गया कि जर्मनी के लिए जर्मेनिया उसकी माँ है, ठीक है। और अब ये जर्मेनिया के अंदर छुपे हुए मीनिंग है, लिटरल मीनिंग और हिडन मीनिंग। मतलब एक तो लिटरल दिख रहा है कि जर्मनी की माँ जर्मेनिया, लेकिन उसके बाद में जैसे जर्मेनिया के सिर पे अगर ताज है तो ताज हीरोइज्म को दर्शाता है, सॉर्ड है तलवार, तो तलवार लड़ने को दर्शाती है। तो ऐसे कुछ मीनिंग्स होते हैं और कुछ लिटरल मीनिंग्स होते हैं कि वो सामने के सामने लिखे हुए हैं। तो यू विल रिकॉल ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन आर्टिस्ट यूज्ड फीमेल एलेगरी टू पोर्ट्रे आइडिया सच एज लिबर्टी, जस्टिस, ध्यान करो, एंड रिपब्लिक। क्लास 9 में पढ़ा है कि रेड कैप पहनता था आदमी तो वो स्लेव जो फ्री हो जाते तो रेड कैप दर्शाते थे, नी ब्रीचेस रॉयलिटी को दर्शाते थे, सैन क्लूटोस कॉमन पीपल जो होते थे स्ट्रिप्ड पैंट्स पहनते थे। तो हर एक सिंबल हर एक आइडिया को दर्शाता था। तो वैसे अगर आप देखोगे तो दीज आइडियाज वर रिप्रेजेंटेड थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिंबल, है ना। फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था पढ़ने की, अलग अलग चीजें अलग अलग आइडियाज दर्शाती थी। तो एज यू वुड रिमेंबर द एट्रीब्यूट ऑफ लिबर्टी आर रेड कैप, है ना, आजादी का रेड कैप होता था। ब्रोकन चेन्स आजादी दर्शाते थे। जस्टिस इज जनरली ब्लाइंड फोल्डेड विमेन, न्याय का मतलब क्या होता था, वो न्याय की देवी ऐसी पट्टी लगी हुई वेइंग स्केल हाथ में रखती थी, ठीक है। अब ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स, ध्यान आ रहा है। तो ऐसे अलग अलग सिंबल अलग अलग आइडियाज दर्शाते हैं, वही एलेगरी कंस्ट्रक्शन होता है, उसी को तो एलेगरी बोलेंगे अपन। तो जैसे अगर आप देखोगे तो कंट्रीज के लिए भी फीमेल एलेगरीज बनाई गई। तो सिमिलरली जो फीमेल एलेगरीज बनाई गई वो कौन कौन सी थी 19th सेंचुरी के आर्टिस्ट के द्वारा। तो जिसे देखोगे फ्रांस में शी वॉज क्रिस्टेंड मैरियन। क्रिस्टेंड मैरियन मतलब, क्रिस्टेंड का मतलब होता है नामकरण। तो फ्रांस की जो फीमेल एलेगरी थी उसका नाम रखा गया, उसको पॉपुलरली नाम दिया गया मैरियन, ठीक है, अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम। तो मैरियन कोई व्यक्ति नहीं थी, वो फ्रांस की फीमेल एलेगरी थी। ये
तो आप जैसे देखोगे तो मैरियन, अब कैटरीना कैफ की फोटो लगा दोगे तो उसको मैरियन बोलोगे क्या? नहीं, कैटरीना कैफ को मैरियन नहीं बोलेंगे ना। तो मैरियन कौन होगी? तो मैरियन का मतलब यहाँ जैसे देखोगे आप तो एक फीमेल एलिगरी होगी जिसके जैसे सिर पे ये फुंदा लगा होगा फूल वाला, ठीक है, फूल का एक फुंदा लगा होगा, समझ में आ रहा है? फ्रांस के जो नेशनल ट्राई कलर हैं वो रेड, ब्लू और व्हाइट, उन कलर के कपड़े पहने होंगे उसने, तो रेड कैप होगी उसके सिर पे जो आजादी दर्शाती होगी। तो ये मैरियन की इमेज होगी ऐसी, जैसे हम बता रहे हैं ना कि भूत की इमेज कैसी होगी, सफेद साड़ी, लाल टिक्की, बड़े बड़े बाल, उल्टे पैर, वैसा, ठीक है, वैसा। तो ये मैरियन जो है तो शी वॉज द फीमेल एलिगरी ऑफ फ्रांस, ठीक है, विच अंडरलाइंस द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन, वो लोगों के देश को, फ्रांस को पीपल्स नेशन दर्शाती थी। उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? जैसे आप देखेंगे लिबर्टी एंड रिपब्लिक से रेड कैप पहना होता है, ट्राई कलर उसके होंगे, कोकैड मतलब वो सिर पे ऐसा फूल लगा होगा, ठीक है। तो अब ये जिस फोटो में, मूर्ति में देखने को मिल गया, मतलब वो मैरियन की मूर्ति है। तो द स्टैच्यू ऑफ, अब जैसे शंकर भगवान की पूरे देश में मूर्तियां हैं, लेकिन हर मूर्ति अलग अलग है, फिर भी हम देखते से बोलते थे कि शंकर भगवान है। कैसे? क्योंकि कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है कि हाथ में डमरू, जटा पे चंदा, तो वो क्या हो गया, शंकर भगवान की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए ना। तो वैसे वाली चीज है कि आपने देखा, शंकर भगवान को नहीं देखा ना, अच्छे कर्म करो तब मिलेंगे। तो लेकिन आप शंकर भगवान को विजुअलाइज तो कर पाते हो, उनके कैरेक्टरिस्टिक है कि गले में सांप, चंद्रमा, गंगा निकलती है, हाथ में डमरू, त्रिशूल, ठीक है, बागांबर ओढ़े हुए हैं, तो वो शंकर भगवान की कैरेक्टरिस्टिक हो गई। वैसे ही मैरियन जैसे आप देख रहे हैं, तो उन्होंने देश के आइडिया को, फ्रांस को एक क्या किया है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए, जैसे रेड कैप, ट्राई कलर, कोकैड मतलब फूल लगा हुआ यहाँ पे ये, ठीक है। और इस तरह से ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स वाली मूर्तियां जो मैरियन की, दे वर इरेक्टेड इन द पब्लिक स्क्वायर्स टू रिमाइंड ऑफ द पब्लिक ऑफ द नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी एंड टू परसुएड देम टू आइडेंटिफाई विथ इट। मैरियन इमेजेस वर मार्क्ड ऑन द कॉइन्स एंड स्टैम्प्स। तो ये चौराहे पे मूर्ति लगी है जो लोगों के अंदर वो नेशनल स्पिरिट लाती है, ठीक है। स्टैम्प्स पे, कॉइन्स पे मैरियन की मूर्ति आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से मैरियन की मूर्ति जो जगह जगह इरेक्टेड थी। क्लियर हुआ? सिमिलरली जर्मनी में जैसे अगर आप देखोगे तो जर्मनी में क्या होता है, जर्मेनिया बिकेम द एलिगरी ऑफ जर्मन नेशन। तो फ्रांस की एलिगरी मैरियन, जर्मनी की एलिगरी जर्मेनिया, ठीक है। तो अब जर्मेनिया का भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन जैसे देखोगे ना, तो वो क्या करती है, क्राउन ऑफ ओक लीव्स पहना हुआ है, ठीक है। जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म, तो जैसे आप देखोगे तो ये क्राउन ऑफ ओक लीव्स पहन के रखा है, ठीक है। जो जर्मन ओक होता है वो हीरोइज्म को दर्शाता है। अब उसके बाद में जैसे आप इनकी पिक्चर में देखोगे तो इनकी पिक्चर में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, जर्मेनिया की पिक्चर में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या क्या है? तो पीछे ट्राई कलर का झंडा है, सॉर्ड है, ऑलिव ब्रांच अराउंड दी सॉर्ड है, ब्रेस्ट प्लेट है एक, ठीक है, रेज ऑफ राइजिंग सन है, सामने ब्रोकन चेन है। तो इन हर चीज का एक मतलब है, हर चीज का ये मतलब है। जैसे सारे ये देख रहे हो ना पिक्चर्स, सारे पिक्चर्स का मतलब है। क्या क्या मतलब है सारे पिक्चर्स का? ये टेबल ध्यान रखना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन जाता है। सारे पिक्चर्स का मतलब है, तो क्या मतलब है? ब्रोकन चेन मतलब आजाद होना दर्शाता है। ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल, ये जो ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल है छाती पे जो लगी हुई है, वो सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर, स्ट्रेंथ दर्शाता है। क्राउन ऑफ ओक लीव्स, जो ओक लीव्स का उन्होंने क्राउन पहन रखा है अपने सिर पे, ये क्राउन ऑफ ओक लीव क्या दर्शाता है? हीरोइज्म। सॉर्ड, जो हाथ में तलवार है, वो रेडीनेस टू फाइट दर्शाती है कि लड़ने के लिए तैयार है, आजा भिड़ले। लेकिन उसी तलवार के बाजू में ऑलिव ब्रांच भी है, ठीक है। उसी तलवार के बाजू में दिख रहा है ना, ऑलिव के पेड़ की ये ब्रांच भी है। तो ये दर्शाती क्या कि हम लड़ भी सकते हैं और हम शांति भी बना सकते हैं। वी आर रेडी टू मेक पीस ऑल्सो, ठीक है। लड़ना चाहोगे तो आ जाओ भिड़ लो, और नहीं लड़ना चाहोगे तो आ जाओ गला मिल लो, ऐसा वाला सिस्टम है, ठीक है। ब्लैक रेड एंड गोल्डन ट्राई कलर जो है, तो ये ब्लैक रेड एंड गोल्डन ट्राई कलर जो आपको देखने को मिल रहा है, ब्लैक रेड और गोल्डन ट्राई कलर, ये उनका नेशनल कलर होगा, झंडे के कलर, ठीक है। तो ये फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट ऑफ 1848 बैंड बाय ड्यूक्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स, लेकिन बाद में यही झंडा बनता है जर्मनी का। फिर क्या है? रेज ऑफ राइजिंग सन। रेज ऑफ राइजिंग सन मतलब क्या है कि जो पीछे से सूर्य की किरण निकल रही है, ये सूर्य की किरण एक नए युग को दर्शाती है, बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा को दर्शाती है कि नया युग प्रारंभ हुआ, बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा। समझ में आया? ये कहानी है, ये कहानी है। गॉट माई पॉइंट? टेल मी फास्ट। समझ गए? समझ गए?
बताओ। एलेगिरी समझ में आया? एलेगिरी ये 1 मार्क्स में पूछा जाएगा बाबू। 9th की एसएसटी क्यों स्टार्ट नहीं हो रही है मेरे दोस्त? 9th की बुक तो आ जाए अभी, पढ़ाएं क्या? 9th की भी बुक ही नहीं आई है, ऐसा सुनने में आया 1 हफ्ते में आ जाएगी। नाइन्थ की भी बुक नहीं आई है, इसके लिए नहीं पढ़ा रहे। चलो लव यू टू। चलो फा कर दो जल्दी चैट में और इधर आ जाओ। तो अब जैसे अगर आप देखोगे तो ये सारा ये जर्मेनिया देखो लड़ने के लिए खड़ी है। तो जर्मेनिया गार्डिंग दी राइन उनकी रिवर है, राइन वैली जो है पूरी की पूरी। तो उस राइन वैली को गार्ड करने के लिए जर्मेनिया खड़ी की, आजा भिड़ले, तलवार हाथ में लेके। तो वो इमेज दर्शा रही है, ठीक है। इन रेफरेंस टू जर्मेनिया एलेगरी द ऑलिव ब्रांच, देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, 2025 का क्वेश्चन है। ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड सिंबलाइजेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? जर्मेनिया के कंटेक्स्ट में ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड जो है वो क्या दर्शाती है? बोल दे रहा हूं। जर्मेनिया के संदर्भ में ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड क्या दर्शाता है? बताओ जल्दी चैट में बताओ। आयरलैंड वाला बाबू ऐसा होता है कि आयरलैंड को जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन था उसने फोर्सिबली इनकॉर्पोरेट किया। आयरलैंड के अंदर क्रिश्चियनिटी के 2 सेक्ट थे, 2 पंथ थे। कौन कौन से? प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स। लेकिन ब्रिटेन में प्रोटेस्टेंट ज्यादा थे, तो ब्रिटेन के प्रोटेस्टेंट्स ने आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट किया और आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट्स और ब्रिटेन ने मिलकर आयरलैंड के कैथोलिक्स को डरा धमका दिया, ठीक है। कैथोलिक्स ऑफ द आयरलैंड जो थे तो उन्होंने एक बार प्रोटेस्ट करने की कोशिश भी करी, लेकिन उनका प्रोटेस्ट जो है वोल्फ टोन वाला, उनको प्रोटेस्ट को सप्रेस कर दिया और फोर्सिबली आयरलैंड को इनकॉर्पोरेट करा इन ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन बनाया ऐसे करके उन्होंने, ठीक है। तो अब जब बना ब्रिटेन पूरा का पूरा तो उसमें ऑब्वियस है कि कल्चर और सारी चीजें ब्रिटेन की ही डोमिनेट कर गई, समझे? क्लियर हुआ? पोल आया, 66% बच्चों ने सही आंसर दिया है। विलिंगनेस टू मेक पीस, विलिंगनेस टू मेक पीस, सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लीडर बोर्ड अगर देखा जाए तो समर्थ्य, आजाद, आशी, ईशान, श्रेया यादव, कृतिका, आरुष, गौरव, जय कुमार, आर्ची और प्रबलीन। प्रबलीन तो मैडम है हमारी, ठीक है, प्रबलीन कौर मैडम। चलो तो ये सारे बच्चों ने सही आंसर दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फीमेल एलिगरी ऑफ फ्रांस? फीमेल एलिगरी ऑफ फ्रांस के कंटेक्स्ट में क्या सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फीमेल एलिगरी ऑफ फ्रांस? क्या सही नहीं है फीमेल एलिगरी के कंटेक्स्ट में? बताओ। शी वॉज नेम्ड मैरियन, ठीक है। शी टुक पार्ट इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। शी वॉज अ सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी। हर इमेजेस वर मार्क्ड ऑन द कॉइन्स एंड स्टेम्स। जल्दी बताओ, एक और पोल आ गया आपके सामने, जल्दी बताओ। व्हाट डू यू गाइस से? क्या होगा इसका राइट आंसर? शी वॉज नेम्ड मैरियन, ठीक है। शी टुक पार्ट इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्या लगता है? अरे मेरे दोस्त, कोई जिंदा औरत थोड़ी ना थी वो तो सिर्फ इमेजिनरी कैरेक्टर थी ना, सिर्फ सपनों में आती थी, हकीकत में नहीं। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि शी टुक पार्ट इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, नॉट ट्रू बताना है तो शी टुक पार्ट इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं, वो तो नहीं थी ऐसा। चलो अब देखो अगेन वही, आगे होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, एक इसका आंसर सेलेक्ट करना। सारे सिंबल्स इस तरह से आएंगे, 2023 में आया है क्वेश्चन, क्लियर? पिक्चर में कौन है? ये
जर्मेनिया है, जर्मनी की रानी। डिस्क्राइब द स्टेप्स टेकन बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन टू क्रिएट अ सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी। स्टार्टिंग का क्वेश्चन है एकदम, जिन्होंने होमवर्क नहीं करा वो करेंगे कि क्या 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 था। जैसे अगर आप देखोगे तो ला पैत्रिया ले सितियोन का आइडिया इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। फिर उसके बाद में रॉयल फ्लैग को रिप्लेस करके उन्होंने फ्रेंच फ्लैग इंट्रोड्यूस कर दिया। नेशनल असेंबली हटा के, मतलब स्टेट जनरल हटा के नेशनल असेंबली लिया है। हिम्स वर क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स वर कॉमेमोरेटेड, हिम्स वर कंपोज्ड। तो वो सारी जो प्रोसेस थी वो, ठीक है। स्टार्टिंग वाला पार्ट जो है वो लिखना है, ध्यान आया। हाउ डिड नेशनलिज्म अलाइन विद इंपीरियलिज्म लेड यूरोप टू द डिजास्टर। ये वाला क्वेश्चन है ना, इस टॉपिक के बाद पढ़ेंगे। रोल ऑफ यूरोपियन आर्टिस्ट इन प्रमोटिंग नेशनलिज्म। इसमें क्या लिखोगे, इस क्वेश्चन में क्या लिखोगे, आंसर बताओ जरा। ये वाला क्वेश्चन तो है ना आगे पीछे हो गया, थोड़ा सा इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, ये आगे जाएगा, ठीक है। आफ्टर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, ये टॉपिक के बाद में आएगा। इस वाले क्वेश्चन में क्या लिखोगे बताओ। यूरोपियन आर्टिस्ट इन प्रमोटिंग नेशनलिज्म ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी। इसमें रोमांटिसिज्म, वेरी गुड। एक बच्चा ने लिख रहा है रोमांटिसिज्म, वो जबरन में वेरी गुड बोल रहा हूं। ये रोमांटिसिज्म, रोमांटिक नहीं है, रोमांटिसिज्म, ठीक है। रोमांटिक इमेजिनेशन है, नेशनल फीलिंग वाला जो पार्ट है ना वो रोमांटिसिज्म। नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म कल इसको पढ़ेंगे और कल अपना चैप्टर अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो वो जो एक टॉपिक मैंने एक क्वेश्चन छुड़वाया ना, वो इसके बाद आना चाहिए। नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म लास्ट टॉपिक है। तो हमने आज स्टोरी में यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन पढ़ा, और यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन के बाद में आइडिया आइडियोलॉजी वाली जो चीज है, आइडिया आइडियोलॉजी वाली जो चीज है हमारी, किधर गया आइडिया आइडियोलॉजी वाली, इसमें हमने क्या पढ़ा है, विजुअलाइजिंग द नेशन पढ़ा है, ठीक है। एलेगरी वाला सिस्टम जो है, एलेगरी बनाने वाला सिस्टम अपन ने इसमें पढ़ा है, ठीक है। तो विजुअलाइजिंग द नेशन वाला, एलेगरी बनाने वाला, विजुअलाइजिंग द नेशन वाला पार्ट क्लियर है, बताओ क्लियर है, आ गया समझ में।